ठीक है। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है इनिशियली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एन एफ ब्लॉक में। तो स्पेशली अभी हम डी ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के। और हम मोस्टली कहाँ प्रेफर ज्यादा पहले स्टडी करेंगे, फोकस कहाँ रहेगा हमारा, 3D सीरीज का। ठीक है, काम फोकस करेंगे 3D सीरीज में। सो बेसिकली होता क्या है कि 3D सीरीज या ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जो एनर्जी गैप, जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख रखा है यहाँ पर, आप देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं 3D एंड 4S की बात करता हूँ, ठीक है, चाहे यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई 4D एंड यहाँ पर क्या हो गया 5S, या फिर यहाँ पर मैं बोल दूं 5D और 6S की, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा सेल है, N-1D, और ये कौन सा है NS, आउटर, अब जो आउटर मोस्ट सेल है, और N-1D यानी कि इनर सेल है। तो D ऑर्बिटल और NS वाले ऑर्बिटल में 3D 4D 4D 5S 5D 6S, इनकी जो एनर्जी होती है ना, 3D और 4S का, या चाहे 4D और 5S की बात करिए, चाहे 5D और 6S की बात करोगे आप, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो नियरली क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एनर्जी आर नियरली सेम। ऐसा नहीं है कि हूबहू एकदम होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई 3D की अगर मान लीजिए कि 2.6 वोल्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 4S का जो एनर्जी होगा वो मान लीजिए कि अगर 2.6 वोल्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.65 वोल्ट। ठीक है, नियरली सेम एनर्जी है। तो नियरली सेम एनर्जी होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, आप लोग समझ रहे हो कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे, नहीं हो रही है ओके सो सॉरी, विजिबल विजिबल है विजिबल है। दिख रहा है आप लोगों को? सर अब नहीं दिख रहा है, पहले था। ठीक है, अभी मैंने वो स्टॉप करा था, मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ, प्लीज आप लोग बताते रहिएगा। सभी लोगों को, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। कोई ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग है और यहाँ पे सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत से ग्रेट। हाँ, सो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि मैं ये बता रहा था, प्लीज आपको अगर दिखाई ना दिया हो तो आप अभी यहाँ पे फोकस कर लीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलिए ग्रेट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि N-1D, ठीक है, एंड NS की बात कर रहे थे, तो N-1D क्या है कि इनर सेल है, आउटर मोस्ट से अंदर वाला सेल। N-1 का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है, तो ये दो सेल हैं, तो ये पहला वाला जो सेल हो जाएगा ये NS होगा, और N-1 का क्या कि एक अंदर वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा N-1D। इसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब कि बाहर वाला, और N-1D का मतलब अंदर। सो इनर सेल उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे तो 3D एंड 4S, 4D एंड 5S, 5D एंड 6S में इनकी जो एनर्जी होती है 3D और 4D का, सब सेल जो होते हैं इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। ठीक है, ये रीजन है कि नियरली एनर्जी जो है नियरली सेम होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर स्कैंडियम है, इसका जो है ना एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, कितना, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 3D1 एंड 4s2। ठीक है, क्या 4s2, यानी कि अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये जो 3D है और ये 4s है, इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, 3D1 इलेक्ट्रॉन और 4s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम। वेट अ मिनट दोस्तों, हाँ जी। सो चलिए, सो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो 3D1 वाला इलेक्ट्रॉन है और 4s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या है, नियरली सेम है। एनर्जी आर नियरली सेम। तो जब नियरली सेम है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए
कि यहाँ पे ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके एक बॉन्डिंग बनाए तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये +1 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये यस के दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, किसी को दे करके बॉन्ड बना ले, तब ये क्या ऑक्सीडेशन शो करेगा, +2 शो करेगा। और मान लीजिए कि 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है और एनर्जी क्या नियरली सेम है 3d और 4s का, तो d1 वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाएगा, +3। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनिएगा कि इनकी जो मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी हम बात कर रहे हैं। इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन कौन से होते हैं और कौन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे स्कैंडियम के बाद क्या आता है बताइए, टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, सचिन तेंदुलकर यानी कि टाइटेनियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 22 है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 3d2 4s2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 4s का अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या करता है, 4s का अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अगर किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, टाइटेनियम का +2। अगर मान लीजिए कि डी में से एक इलेक्ट्रॉन दे करके और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसी के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2s का तो दे ही रहा है, डी में से भी एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर सिमिलरली एक और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, अगर मान लीजिए कि 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन और d2 का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दिया, डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +4। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है सबको? एक बार रिपीट कर देना। चलिए आई देखिए, यहाँ पे देखिए टाइटेनियम में मान लीजिए कि 3d2 4s2 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये होगा क्या कि ये 4s का अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और उसके साथ बॉन्ड बनाए तो देगा, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका मान लीजिए कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 2। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ कि अब किसी और से उसे बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग बनानी है, तो 4s, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ये डोनेट कर देगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करके अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, +3। अगर मान लीजिए कि 4s से ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ से 3d से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर देगा और बॉन्डिंग बनाएगा किसी के साथ, तो टोटल इस पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज 4 यूनिट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, +4। ठीक है, चलिए आइए आगे समझ में आता रहेगा। भी हो सकती है इसकी, क्या हुआ सर +1 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोबेबिलिटी तो मान लीजिए कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो ये भी +1 भी शो कर सकता है, लेकिन चांसेस है कि क्या वो कंपाउंड स्टेबल होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। टाइटेनियम के बाद क्या होगा, मोस्टली होता क्या कि +1 जो है ना ये स्टेबल होता ही नहीं है, हो सकता है रेयर अगर किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करे तो करे, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है, इतना समझ जाइए कि प्रोबेबिलिटी है। तो अब आ जाए स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, उसके बाद आता है वेनेडियम, तो ये क्या हो गया 23, इसका हो जाएगा 3d3 4s2। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए अगर ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन देकर के किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन 4s या 3d में से किसी में भी दे सकता है। याद रखिएगा कि इनकी जो एनर्जी है वो दोनों की सेम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे हम लोग, 4s2 में। किस में भरेंगे, 4s या 5s या 6s। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में हम लोग भरते हैं, 4s में, उसके बाद से हम d में फिर भरते रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किसी के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 मोस्टली स्टेबल नहीं होता तो हम उसको लिख नहीं रहे, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है कि आप लिख सकते हो। फिर क्या हुआ, 3d में से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये किसी के साथ शेयर करके बॉन्डिंग बनाए, तो 4s2 में से तो दे ही रहा है, 3d में से भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर रहा है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोबेबिलिटी है ये। मान लीजिए कि डी में से एक और इलेक्ट्रॉन कर दे तो कितना हो जाएगा, +4। अगर मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दे तो +5, ठीक है। सिमिलरली वेनेडियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम आता है। तो क्रोमियम का आप देखोगे कि भाई ये होता है 24, यहाँ पे आप देखोगे 3d5 4s1। चलिए आ जाए, क्रोमियम की जब आप बात करोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मान लीजिए 4s से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग बनाता है उसके साथ, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। फिर यहाँ से D5 है, तो D5 में से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो कितना हो सकता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +3, एक और इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो +4, सॉरी +4, एक और डोनेट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, ये क्या हो गया +6। इनमें क्या होता है क्रोमियम के साथ में कि कई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं हमारे, स्टेबल होते हैं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं हाईलाइट कर दूंगा पहले कंप्लीट होने। क्रोमियम के बाद आप देखोगे कि क्या आता है, मैग्नीज आता है। मैग्नीज का क्या होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 3d5 4s2। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये क्या करता है कि अगर +2 4s का 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करके किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। डी में से एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा +3, एक और इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा +4, सिमिलरली +5 क्या हो जाएगा +6 +7। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए आप, यस सर। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। हाँ। चलिए आ जाइए, अब बात आती है कि भाई आयरन Fe क्या है हमारे पास 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 4s2। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 4s का तो +2, अगर डी से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या हो जाएगा +3, अगर एक और जाता है तो +4। फिर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं लिख देता हूँ +4 हो जाएगा, +5 शो नहीं करता तो शो करता है +6, ठीक डन। चलिए इससे ज्यादा ये शो नहीं कर सकता। उसके बाद आता है आयरन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, कोई बताएगा मुझे, निकल कोबाल्ट। कोबाल्ट। सर कोबाल्ट के बाद निकल, कोबाल्ट। हाँ। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है, और यहाँ पे आप देखिएगा 27 यानी कि 3d7 4s2। चलिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है 4s का तो +2, फिर उसके बाद से मान लीजिए एक और डी का इलेक्ट्रॉन करता है तो +3, फिर उसके बाद से क्या हो सकता है इसका प्लस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे रीजन क्या है कि अगर यहाँ के बाद ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट घट क्यों रहे हैं, उसका रीजन ये है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ये रहा 3d7 की स्पेशली हम बात करते हैं, फिर आगे भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका 3d7 कोबाल्ट के लिए, और ये आपका 4s2 है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 4s का अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो +2, अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे तो क्या हो जाएगा +3, फिर यहाँ से अगर करे तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि +2 भी शो कर सकता है, फिर एक और कर दे साथ में तो +3 भी, और एक और कर दे तो +4। एक और साथ में कहने का मतलब कि +2 अगर 4s का अगर डोनेट किया है तो 4s का कर रहा है, और एक और साथ में ये भी कर रहा है। और मान लीजिए कि 4s से और डी में से भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोबेबिलिटी है। सिंपल इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, +2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिया और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। अगर +3 इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। +4 का मतलब भाई 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से होंगे, देखिए 4s2, समझ में आ गई बात, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मान लीजिए कि 4 हो गया, तो क्या यहाँ पर क्या ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर देखिएगा कोबाल्ट +4 कर रहा हूं, तो अब इस केस में क्या ये डी जो है 5 होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं
यहाँ पे देखिए कोबाल्ट +4 में टोटल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब +4 का मतलब कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और 3d 7 से 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखिएगा, इरेज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और एक ये वाला, तो अब बचेगा कितना, 3d 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, यस बताइए सर। आप लोग, ठीक है। तो वही कहना है, लेकिन क्या 3d 5 के बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या? नो सर। तो इसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ तक 7 तक जा रहा है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है, और कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस में ना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, तो हम उसके लिए अलग से डिस्कस भी कर लेंगे। अब आ जाइए कोबाल्ट के बाद आप देखोगे कि निकल में, आयरन कोबाल्ट निकल में आप देखोगे भाई निकल का क्या है 28 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, तो इसका जो है ना, मान लीजिए कि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, और फिर उसके बाद से मान लीजिए कि इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं, इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। निकल के बाद क्या आता है बताइए, जिंक, कॉपर, कॉपर, कॉपर। हाँ, ये हो गया आपका 29, ये हो जाएगा 3d10 4s1, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या यहाँ पर d10 जो है फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग। यस अरे सर। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d10 फुलफिल है, तो इसका जो होता है ना कि भाई एक बार 4s से निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा कॉपर का, और d में से एक और इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है +2। इसके 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। चलिए ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब बात आती है कॉपर के बाद आपके पास एक बच गया है, वो कौन सा है, जिंक 30, और यहाँ पे आप देखोगे भाई इसका 3d10 4s2, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और 3d से इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर भी स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से इनके कुछ कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा कि +1 और +2 दोनों शो करता है, यानी कि डी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन जिंक के केस में हमने ऐसा नहीं देखा कि भाई ये +3 +4 भी शो करे, ये सिर्फ +2 ही करता है, ठीक, समझे आप लोग। यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, ये जितने भी थे ना इनमें तो मैंने बहुत सारे बताए कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो करते हैं, कुछ के कंपाउंड +1 +2 +3 में भी मिलेंगे, लेकिन इनमें ना जैसे कि ऊपर वाले जो मैंने आयरन तक बताया हुआ है, इनमें मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको मैं ना एक कलर से मैं राउंड अप कर देता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई ये वाले जो स्पेशली स्टेबल होते हैं, और बाकी की प्रोबेबिलिटी है कि वो मिल सकता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है। तो देखिएगा स्कैंडियम में जो है ना ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मोस्ट स्टेबल होता है। फिर टाइटेनियम में जो है +3 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नहीं हाँ, टाइटेनियम में जो है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होता है। फिर वेनेडियम में आ जाइए, तो वेनेडियम का मुझे भी लग रहा है देखना पड़ेगा, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल होगा। क्रोमियम में +2 +4 +6 क्या है, हाँ, +2 +3 +6, हाँ। सो क्रोमियम में क्या हो जाएगा +2 +3 और +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। मैग्नीज में आप देखोगे तो +2 +4 +6 और +7 भी आपका जो होता है वो स्टेबल होता है मैग्नीज का। या फिर आप आयरन में आ जाओ तो इसमें तो सिर्फ +2 और +3 होता है, आयरन में +2 एंड +3। कोबाल्ट में आप देखोगे तो इसका जो होता है +3 मोस्ट स्टेबल होता है, और निकिल में मैंने इनका स्टेबल ही कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि +2 +4, कॉपर में भी +1 और +2, और जिंक का स्पेशली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल
होता है। ठीक है, तो इन मान लीजिए कि कोई कंपाउंड में अगर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो ज्यादा स्टेबल है, वो कंपाउंड भी स्टेबल है। लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाइए, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि भाई स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड होगा वो तो स्टेबल होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो वो स्टेबल होने वाला है क्या? बताइए आप लोग। नो सर। वो स्टेबल स्टेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि कहीं हो सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट था हमने इतना देख लिया, और बाकी नीचे का लाइन आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, और बाकी तो खैर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है, तो बेसिकली हम 3D सीरीज के लिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा हुआ था। अब बात आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सो नया हेडिंग है वो डाल लीजिए आप लोग, क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए चलिए चलिए, हो गया। Yes, ठीक sir. है, यहाँ पे आप देखोगे हम जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्शनली 4 एलिमेंट को छोड़ के, 3 या 4 एलिमेंट को छोड़ के वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो भाई क्यों नहीं आते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, द एलिमेंट विच इन देयर ग्राउंड स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हैं, इसीलिए हमने पहले पढ़ा था कि यहां पे समझ में आ जाए। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट have incompletely filled d orbital with electrons are called transition element। मान लीजिए कि हमने जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3D या 4D में या 5D में देखेंगे, तो अगर उनका कोई ग्राउंड स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्या है? d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Transition ठीक है, elements. चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो एलिमेंट है वो अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और अगर फिल्ड है तो भाई वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा। सो चलिए अब आपको समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हमने पहले ही देखा था स्कैंडियम में कि भाई ये रहा 21 और इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d1 4s2। ठीक है, क्या इसका ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ग्राउंड स्टेट, क्या यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो 3D है, डी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 एंड 5, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड है कि नहीं यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. देखिए यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला हुआ कि हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये भी पूरा का पूरा जो है ये आपका एम्प्टी है, यानी कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई मैग्नीज का ले लेते हैं हम लोग, तो मैग्नीज का क्या होता है? 25 होता है। मैं गलत डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, चलिए अगली स्लाइड तो हमारे पास होगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नीज में आप देखेंगे कि 25 है, 3d5
and 4s2। यहाँ पर भी ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप बताइए? सर 5। Sir, 5. ऑब्वियसली आप देखे, अब क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं? यस सर। ऐसा Sir, तो नहीं है कि भाई D10 यानी कि पूरा का पूरा ऐसे पूरा भरा हुआ, अब इसमें कई इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते। लो भाई, ग्राउंड स्टेट में ही इसका क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि ये भी एलिमेंट जो है हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 28, यहाँ पर भी देखिए 3d8 4s2। अब बताइए, अगर ये 3d10 होता तो क्या ये कंप्लीटली फिल्ड होता कि नहीं होता? Yes, sir. यस सर। यानी कि ये भी 3d8 जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो भाई ये भी आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब इतना एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। और एक और यहाँ पे टर्म लिखा हुआ था, वन ऑफ इट्स कॉमन, क्या? वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने ग्राउंड स्टेट में तो हमने देख लिया, लेकिन हमें उसका क्या करना है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करना है, तो उसमें भी हम लोग चेक करेंगे। सो उससे पहले आ जाइए, निकल के बाद आप देखोगे कि भाई आपके पास क्या आता है? कॉपर आता है, इसका होता है 29, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d10। क्या होता है? 3d10 and 4s1। यही होता है कि नहीं होता? बताइए आप लोग। यस Yes, सर। sir. चलिए, Yes, sir. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन आप लोगों के लिए बोला था मैंने कि जो कॉपर होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो कौन कौन सा होता है? +1 and +2 होता है कि नहीं? Yes, Yes. sir. आप आ जाइए ऊपर, देखिए ये वाली स्लाइड पे, थोड़ा बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कॉपर का क्या होता है? +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहने वाले हैं उसके लिए, कहाँ गए? हाँ, कि भाई अगर इसका मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो ग्राउंड स्टेट में इसका 3d10 है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि भाई ग्राउंड स्टेट में है तो इसका कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो भाई ये क्या होने वाला है? ट्रांजिशन एलिमेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए +1 और +2 में, तो अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकल जाएगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन +2 भी इसका क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर 3d10 से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और उस केस में क्या ये 3d9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब एक बात बताइए, क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड स्टेट में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 3d10 है। लेकिन आप देखोगे कि जो यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 और +1। तो +1 में भी d फिल है, लेकिन +2 में जब आप चेक करते हो तो इसका जो d ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। आप उस केस में ये क्या बिहेव करने वाला है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, पहले ग्राउंड स्टेट में आप चेक करिए, और उसमें अगर 3d फिल मिलता है तो आप उसका कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लीजिए, उसमें चेक करिए। अगर उसमें भी इनकम्प्लीटली मिलता है तब तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए कि ग्राउंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी वो 3d फील्ड है, तब वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो एग्जाम्पल आ जाते हैं अपने मेन एग्जाम्पल पर। कॉपर के बाद आपके पास क्या आता है? जिंक आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रहा आपका कॉपर के बाद जिंक, और इसका होता है 3d यानी 30, ये हो जाएगा 3d10 4s2। और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि जो जिंक होता है ना वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितना करता है? सिर्फ और सिर्फ, आप इसका आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो कितना शो करता है? ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो चलिए आ जाइए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा तो यहाँ पे अब क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में आप चेक करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या 3d फुल है कि नहीं? कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं? Yes, sir. ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग भैया ये जो है
3D कंप्लीटली फिल्ड है और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ग्राउंड स्टेट में ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अब हमने इन्होंने बोला कि भैया वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, तो उसके बाद भी क्या आपको 3D10 मिलता है कि नहीं मिलता? Yes, sir. ऑफकोर्स। सो यानी कि 3D10 है, तो क्या यहाँ पर आपका जो जिंक होने वाला है, उस जिंक की अगर आप बात करोगे तो क्या ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. जिंक इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन या नॉट बोलिए, नॉट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रेट। एक साथ और इसमें भी लिख लीजिए कि एक चीज और लिख लीजिए नोट में, यस ब्लॉक, यस एंड पी ब्लॉक आर ऑल्सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि यस ब्लॉक में भी, यस ब्लॉक की बात करें चाहे पी ब्लॉक की बात करें, वहां पे तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पे जो कैडमियम की हम बात कर रहे थे दोस्तों, कैडमियम में यहाँ पर जो है 4D10 एंड 5s2 होगा, और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है। तो क्या ये भी मेरा नॉन ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? Yes, sir. मरकरी में आ जाइए, तो मरकरी में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 5D हो जाएगा, और 5D एंड 6s2, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, इससे ज्यादा शो नहीं कर सकता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में तो D10 इसका फुल है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जब +2 आप लोग करोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 5D10 का 10 रहने वाला है। तो उस केस में भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी मेरा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यानी कि अब आप लोगों को क्या बताने वाला हूं वो यहाँ पे देखिए, कि ये जो आपको ग्रुप नंबर 12 दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप नंबर 12 में आप बात करें जिंक की, चाहे आप बात करें कैडमियम की, चाहे आप बात करें यहाँ पर मरकरी की, चाहे यहाँ पर कॉपरनिकम की बात करें, कॉपरनियम, या आपको जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा एक बार इसे, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, चाहे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करोगे तो इनका D10 कंप्लीटली फिल होने वाला है। अब एक बात बताइए, इसके बाद से ये जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हो, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप ये जो 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, क्योंकि इनका जो N-1D सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। लेकिन एक चीज और साथ में ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑल डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नहीं क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा अच्छा लाइन थी, याद करना पड़ेगा। क्या लाइन थी, हाँ, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, खैर वो लाइन Yes. याद आएगी तो मैं बता दूंगा। सो यहाँ पर जो जिंक है, या कैडमियम है, या मरकरी है, या कॉपरनिशियम जो है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ड्यू टू, क्योंकि इनके D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. ट्रांजिशन एलिमेंट की भाई कौन ट्रांजिशन एलिमेंट, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सर, या फिर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दोनों के केस में ही आपका D10 फुल रहने वाला है। इसलिए हमने क्या बोला कि भाई वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा।
सिंपल सा जवाब यही रहने वाला है आप लोगों का। हमने पढ़ लिया पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमने पढ़ा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, थर्ड हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग 1 से 2 मिनट लीजिए। जो पिछले 2-3 कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था, इन दोनों को फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करिए, याद करिए। चलिए फटाफट याद करिए। अपने हिसाब से जो आप लोगों को नोट लिखना है, कुछ बनाना है, अपनी लैंग्वेज में करना है तो आप कर लीजिए फटाफट। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा देना। आपको ये वाली स्लाइड देखनी है? सर जो इसके नीचे नोट लिखा सर वो वाला देखना है। अच्छा वो पता नहीं, 1 मिनट आप रुक जाइए। अब बताइएगा ये वाला? यस सर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए डन सर। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं फिर। सब लोगों ने लिख लिया प्लीज? डन कर लिया ना? यस सर। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो है कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे कि भाई जो आपका 3D सीरीज है, 4D सीरीज है या 5D सीरीज है, इन जब हम सीरीज की बात करेंगे तो हम क्या है कि ट्रेंड होता है कि मान लीजिए कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाए, चाहे टॉप टू बॉटम जाए, तो उनके साइज में जो है ना एटॉमिक साइज या आयनिक साइज की बात करें, क्या ट्रेंड होता है, वेरिएशन क्या होता है, क्या वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से इसको हम डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा होगा। एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, और दूसरा जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो बोलो हाँ, अगर नहीं आता है तो मैं पहले बताऊंगा फिर ये बताऊंगा। यस सर। यस सर। आप सभी लोगों को पता है? सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार मैं फटाफट आप लोगों का रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आप देखिएगा कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और शिल्डिंग इफेक्ट बात एक ही है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और शिल्डिंग इफेक्ट, ये दोनों एक ही है। और यहाँ पे जेफ जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो आप लोग रेडी हो जाइए और थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, जो भी लिखना होगा समझना होगा। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ कि भाई एटॉमिक साइज क्या होता है।
एटॉमिक साइज का मतलब कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई ये रहा आपका न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपका ये फर्स्ट सेल है, मैं इसको पूरा ऐसे गोला बना के नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सेल, फिर ये सेकेंड सेल, फिर ये थर्ड सेल, ऐसे गोला बना के नहीं लिखने वाला, ठीक है। हम लोग थोड़े बहुत स्मार्ट काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे हम लोग? स्मार्ट। सो चलिए आ जाइए, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक। और ये मैंने मान लिया कि दोस्तों ये फर्स्ट सेल है, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है। कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल है, और ये उसका n-1 इनर सेल है। कौन सा? n-1 सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि n सेल है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो वो सुनिएगा। और एटॉमिक साइज की बात करते हैं वो भी, कि यहाँ पर अगर एक न्यूक्लियस है और ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल। सबसे आउटर मोस्ट सेल का मतलब कि सबसे आखिरी वाला, लास्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, आउटर मोस्ट सेल। अगर मान लीजिए कि आउटर मोस्ट सेल का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहने वाला है, सबसे बाहर मूव करने वाला है ये जो इलेक्ट्रॉन है, और मैं अगर ये बोलूं कि भैया ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनिएगा, क्या? न्यूक्लियस और सबसे बाहरी कक्षे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका, वो मान लीजिए एक चक्कर इतना लगाता है, इसका एक गोलर लगाता है एक ऑर्बिट में, तो जो डिस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियाई, या उसी को आप बोल सकते हो वो एटॉमिक साइज। ठीक है, इतना समझ में आया? यस। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, क्या ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले तो मैं लिख देता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर, पूरा ही लिख देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको जेफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जेड ईएफ से, जेड इफेक्टिव से। और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं कि भाई अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि ये रहा आपका प्लस वाला न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मैंने एक कलरफुल इलेक्ट्रॉन रख दिया हुआ है व्हाइट कलर का, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, आउटर मोस्ट सेल में घूम रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बात बताइए कि यहाँ पे देखिएगा ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम 3D में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम 4s में भरेंगे, मान लीजिए हम 3D सीरीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन फील हमेशा रहता है, 4s2 हमेशा भरा रहता है। उसके बाद से हम इलेक्ट्रॉन D1 D2 D3 D4 करके भरते जाते हैं कि नहीं भरते जाते हैं? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई जैसे ही हमने क्या किया, 4s2 पूरा भरा हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना और 4s2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्या हो जाती है? n-1d सेल, ध्यान से सुनिएगा, n-1d सेल में, जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम से हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? 3D सीरीज में स्कैंडियम, फिर हम कहाँ जाएंगे? टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 D5
ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है D5 होता है। तो अब देखिए D1 में इलेक्ट्रॉन यानी कि n-1 में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका भरेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ये वाला देख रहे हो आप लोग, और ये वाला, इसके बीच में रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, Yes, sir. sir. रिपल्सन लगेगा। और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है ना, इसमें भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उसको खींच रहा है। और जैसे ही हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, तो अब बताइए रिपल करके और दूर करेगा, तो क्या नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भैया नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई जेफ माइनस शिल्डिंग पावर, ये जो प्रोसेस है क्या बोल देंगे? स्क्रीनिंग पावर बोल दीजिए, स्क्रीनिंग पावर। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा क्या मतलब है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ऐड करूंगा n-1d में, तो ये क्या करेगा? रिपल्सन के थ्रू इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको क्या कर देगा? ये कम कर देगा। यानी कि ये क्या कर रहा है? सील्ड कर रहा है। जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है एक पर्दे की तरह बन जा रहा है, और उस फोर्स को क्या कर दे रहा है? कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3D के, वो क्या कर रहा है कि बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच के फोर्स का उसको कम कर रहा है। तो इसी पावर को हम क्या बोल देते हैं? शिल्डिंग पावर। ठीक, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दीजिए इसको। Yes, sir. चलिए अब आ जाते हैं अपने एटॉमिक साइज वेरिएशन में, कि एटॉमिक साइज वेरी क्यों करता है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए आ जाइए। सो कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये न्यूक्लियस है और ये रहा आपका एक सेल है। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही उल बन गया। नहीं नहीं, हाँ ये रहा, ये आपका NS सेल है। और इसके, ठीक है अभी शायद थोड़ा सही बना हुआ है। ये ज्यादा अच्छा है। अगर ये NS है तो ये क्या हो जाएगा? n-1d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? n-1d, और ये क्या हो गया? NS आउटर मोस्ट सेल। हमने क्या कहा कि भाई साहब ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग, कि हमारे पास एक दो इलेक्ट्रॉन थे 4s के, ठीक है, और इनके बीच में, तो दोनों को नहीं, हम एक ही को मान के एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसके बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, कि जो हम शिल्डिंग पावर की बात कर रहे थे ना, स्क्रीनिंग पावर या शिल्डिंग पावर, क्या? स्क्रीनिंग और शिल्डिंग पावर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ना s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका शिल्डिंग पावर ज्यादा होता है, फिर p का ज्यादा होता है, फिर d का, और देन f का। सबसे पुअर जो स्क्रीनिंग पावर होता है वो f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, उनका स्क्रीनिंग पावर सबसे पुअर होता है, फिर d का थोड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर p का उससे ज्यादा, और s का सबसे ज्यादा। हुआ क्या यहाँ पर कि मान लीजिए कि हम स्कैंडियम में आ रहे हैं, स्कैंडियम में आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? D1, ठीक है, 3d1, ये क्या हो जाएगा? 3d2। तो जैसे हम स्कैंडियम से चलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि क्या यहाँ पर जेफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, साइमल्टेनियसली 3D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हमने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और ये इनके बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन साथ में एक और चीज आती है ना भाई, कि मान लीजिए कि D1 में आए, तो D में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए आप लोग। यस सर। साथ में एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो यहाँ पर शिल्डिंग भी बढ़ रही है, और यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो श्रिंक करके कहाँ आएगा, और पास आने लगेगा, और पास आएगा मतलब एटॉमिक साइज क्या होगी आपकी, घटने लगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही हम 3D2 यानी टाइटेनियम पाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो टाइटेनियम पे आए तो अब शिल्डिंग पावर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। लेकिन अब टाइटेनियम पे आओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन एक और प्रोटॉन बढ़ जाएगा, 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और 2 प्रोटॉन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा मेरा, और बढ़ जाएगा। हमारी यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर स्क्रीनिंग भी बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है कि डी ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग होती है। क्या होती है, पुअर शिल्डिंग पावर। आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि एफ का सबसे ज्यादा पी का और डी का थोड़ा पुअर होता है, और एफ का सबसे ज्यादा पुअर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा है लेकिन प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो इसकी पुअर शिल्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका ज्यादा डोमिनेटिंग है। फिर क्या होता है कि एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वेनेडियम पे आ जाइए, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये वाला और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर आप क्रोमियम में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 3D5 हो जाएगा, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शुरू में आप देख रहे हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, क्योंकि डी ऑर्बिटल की जो शिल्डिंग पावर थी वो क्या थी, पुअर थी। ठीक, तो अब एक बात बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गया, पुअर शिल्डिंग, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन गया, पुअर शिल्डिंग, वेनेडियम में भी इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डिंग हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन जब ज्यादा बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां से, ध्यान से सुनिएगा, कहां तक, मैग्नीज तक की जब मैं बात करूंगा शुरुआत के, ठीक है। तो अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, और स्क्रीनिंग पावर क्या है, कम है। तो जब कम होगा तो क्या ओबियसली है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए Yes. आप लोग। यस सर। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो श्रिंक करके, अब ये श्रिंक करके कहा अंदर जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगा तो एटॉमिक साइज आपकी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग है, और क्या होता है, डी ऑर्बिटल का जो होता है पुअर शिल्डिंग होती है। तो यहाँ पर एट द इनिशियल, ठीक है, एट द इनिशियल, यहाँ पे मैं कलर अलग चेंज करके लिखता हूं, एट इनिशियल स्टेज, एट इनिशियल of series, atomic size increases, sorry, atomic size decreases। ठीक है, समझ में आया ना कि क्यों डिक्रीज कर रहा है। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैं क्या करूंगा कि ये रहा आपका, इतना आ जाइए यहाँ पर आयरन कोबाल्ट में। अच्छा, इसको अपना ज्यादातर सीमित रखिए, लिमिटेड रखिए, तो कहां तक रखिए इसको, यहां तक, क्रोमियम तक रखिए। फिर यहाँ से क्या होगा कि मैग्नीज से लेकर के कोबाल्ट तक जब आप देखोगे ना कि भैया यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट में जब आप आओगे ना तो यहाँ देखोगे एट द मिड में कि इतना नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि
अब क्या होगा कि मिड वाले में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या एट द मिड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बैलेंस कर देता है शिल्डिंग को या स्क्रीनिंग पावर को। ठीक है, क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि मैग्नीज आयरन कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन्स कि भैया जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब बराबर हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द मिड सीरीज में स्क्रीनिंग पावर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि एट द मिड सीरीज में, कहां बात करते हैं, एट द मिड ऑफ द सीरीज, मिड ऑफ द सीरीज में, कि भैया ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग पावर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को पास आने दे रहा है न्यूक्लियस के, और स्क्रीनिंग क्या कर रहा है कि भैया उसको दूर भेज रहा है। तो अब दोनों ही जब बराबर हो गए तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, मेरा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। तो अब एट द मिड सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, एट द मिड ऑफ द सीरीज एटॉमिक साइज नियरली सेम, क्या हो जाएगा, नियरली सेम रहने वाला है। उसका रीजन क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग पावर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे भाई, निकिल में आ जाओगे, तो निकिल में यहां पे आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द सीरीज में, क्या एट द एंड ऑफ द सीरीज, एट द एंड ऑफ द सीरीज में देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 3d8 3d10 डी में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कि अब आपका जो पुअर शिल्डिंग हो रही थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना सफिशिएंट हो गया है कि शिल्डिंग पावर मेरा क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन और दूर जाएगा। अब दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सीरीज में, कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है स्क्रीनिंग पावर से, स्क्रीनिंग पावर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द सीरीज में, कलर मैं इसका चेंज करता हूं, एट द एंड ऑफ द सीरीज, एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई शुरू में क्या होगा, आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बीच में क्या हो जाएगा, एट द मिड ऑफ द सीरीज में क्या हो जाएगा कि साइज जो है आपका वो नियरली सेम रहेगा। नियरली सेम का मतलब ऐसे कि मान लीजिए कि ये अगर ये 116 पिकोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 117 पिकोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 119 पिकोमीटर। समझ में आ रही है बात। तो इनकी साइज क्या रहेगी, नियरली सेम रहेगी, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी भाई 116 पिकोमीटर 117 तो 117 नहीं, नियरली सेम रहेगा। और उसके बाद से एट द एंड ऑफ द सीरीज में क्या हो जाएगा कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो साइज जो है इलेक्ट्रॉन और दूर जाएगा न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े या एक बार और रिवाइज कराऊं। सर एक बार रिवाइज करवा दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा शुरू में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, स्कैंडियम के पास d1 में एक रहेगा, और न्यूक्लियस में जैसे कि d1 से स्कैंडियम से आप कहाँ जाओगे, टाइटेनियम, टाइटेनियम से फिर आप जंप करके कहाँ जाओगे, वेनेडियम, वेनेडियम से फिर मैग्नीज। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उनकी जो स्क्रीनिंग पावर है ना वो पुअर है, क्या है, पुअर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शुरू में वो कम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम से टाइटेनियम जाओगे तो एक प्रोटॉन भी ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर कम है, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही इफेक्टिव चार्ज लगाएगा ना भाई, उसके लिए तो कोई वो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सक्सेसफुली क्या हो रहा है, एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन प्रोटॉन क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है शुरू में, और शुरू में शील्डिंग पावर पुअर है, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्क्रीनिंग पावर कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल वो श्रिंक होता जा रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है।
तो हमारी एटॉमिक साइज शुरू में क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना D5 D6 D7 तक कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 6-7 इलेक्ट्रॉन, कि सिल्डिंग पावर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, इक्वल। तो उस केस में आप देखोगे कि जो साइज हो रही है मेरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है, और आखिरी में D8 D9 D10 यानी इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है कि स्क्रीनिंग पावर ज्यादा हो जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज मेरी एट द एंड में क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका क्या है, 3D सीरीज। ठीक है, ये क्या है आपका 4D सीरीज, और ये आपका जो है 5D सीरीज। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू में जो आपकी साइज है यहां से यहां तक, ये आपकी साइज क्या होने वाली है, साइज डिक्रीजेस। यहां से यहां तक क्या होगी, साइज रिमेन नियरली सेम, और आखिरी में आपका क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। एट द एंड क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। तो इसके बेसिस पर अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने ट्रेंड आपको बताया है ना, ये 4D के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। ठीक है, और जब आप बात करोगे कि भाई 5D में, तो 5D में भी आपका क्या हो जाएगा, साइज नियरली सेम ही रहने वाला, यही ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, तो 4D 5D के लिए जो आपका साइज का जो ट्रेंड है वो यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज और आता है यहाँ पर, वो आप लोग सुनिएगा। एक बात बताइए आप लोगों से, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 3D सीरीज है और 4D सीरीज है, 3D से अगर मैं 4D में जाऊंगा तो ये कौन सा पीरियड होता है भाई, ये 4th पीरियड होता है, और ये कौन सा पीरियड होता है, 5th पीरियड। यही होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका, 6th पीरियड होता है, यही होगा, ऑलमोस्ट यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि जब मैं, आप कहाँ जा रहे हो, 4th से कहाँ जा रहे हो, 4th से 5th में जा रहे हो, तो क्या एक नया सेल ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट, तो ये सेकेंड, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th। तो अब मान लीजिए कि अब 4th में आओगे तो कहाँ तक रहोगे भाई, यहीं तक रहने वाले हो। ठीक है, 5th में जाओगे तो एक सेल और बढ़ जाएगा, यानी सेल बढ़ने से क्या, एटॉमिक साइज तो डायरेक्टली बढ़ जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई यहाँ अगर आप क्या कर रहे हो, 3D से 4D में जाओगे, तो अगर मैं साइज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, साइज की, तो स्कैंडियम के साइज टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इटेरियम से बड़ी होगी कि नहीं होगी? यस सर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। इटेरियम की साइज स्कैंडियम से बड़ी होगी कि स्कैंडियम की साइज इटेरियम से बड़ी होगी? ये ट्रेन की साइज होगी बड़ी स्कैंडियम से। ठीक है, क्योंकि एक नया सेल ऐड हो रहा है ना। ठीक है, स्कैंडियम में क्या होगा भाई, 4 है, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये 4th। लेकिन एटेरियम पे आओगे तो एक नया सेल 5th ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखिए ना, इतना साइज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो सेल बढ़ जाएगा, इसलिए साइज मेरी बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई जो 3D एलिमेंट्स है, तो 4D वालों की ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगी, स्कैंडियम से बड़ा एटेरियम की साइज होगी। टाइटेनियम की अगर बात करूंगा तो भैया टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम की, और यहाँ पे वेनेडियम से बड़ा नोबियम, क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डेनम। इनकी जो साइज है वो क्या होती रहेगी भाई, बढ़ती रहेगी। क्या यहाँ पर जिंक और कैडमियम में साइज किसकी बड़ी होगी? कैडमियम। ऑफ कोर्स। कॉपर और सिल्वर में? सिल्वर। सिल्वर। डन। और अगर मैं निकिल और पैलेडियम की बात करूं तो? पैलेडियम। पैलेडियम। चल, यहाँ पर मैग्नीज और टेक्नीशियम, और इनमें आप समझ गए ना कि साइज तो ऑब्वियसली एक नया सेल ऐड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। इनमें हो सकता है एक आध जगह आपको इरेगुलर अगर ट्रेंड दिख जाए, तो हम आगे जब क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तो हम बात कर लेंगे। अब आ जाइए आप लोग, सबको क्लियर है ना ये वाला ट्रेंड?
जो अभी मैंने बोला कि भाई टॉप टू बॉटम जो हम लोग की ग्रुप 3D 4D में कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए। यस अगर मैं सर। यहाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई ये रहा आपका लैंथेनम है, और लैंथेनम में आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भैया स्कैंडियम, एटेरियम और लैंथेनम, तो लैंथेनम की भी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6th सेल ऐड हो गया है। सो अगर एटॉमिक साइज की बात करा जाए कि भाई आप स्कैंडियम की बताइए और फिर एटेरियम की और लैंथेनम की, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, लैंथेनम एंड देन एटेरियम एंड देन स्कैंडियम। डन। यस सर। चलिए यस बहुत सर। बढ़िया। लेकिन ये कहां तक अप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप 3D से कहां जा रहे हो, 4D जा रहे हो, कहां जा रहे हो, 3D से 4D जा रहे हो, और फिर आप कहां जा रहे हो, 4D से 5D जा रहे हो ना, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन 3D से 4D जाओगे तो ये जो हमने ऊपर देखा ना कि भाई ये जो 4D वालों की साइज बढ़ रही है, 4D वालों की साइज बढ़ गई 3D से, और ये भी फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे देखिएगा यहां तक अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि जिरकोनियम, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि जिरकोनियम और हैफनियम में साइज किसकी बड़ी होगी, तो आप क्या बोलोगे, हैफनियम। किसकी, हैफनियम की साइज बड़ी होनी चाहिए कायदे से। फिर यहाँ पे नोबियम की साइज, टैंटुलम बड़ा होना चाहिए, मोलिब्डेनम से टंगस्टन का बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इनकी जो साइज होती है ना, इसके बाद नियरली सेम हो जाती है। कैसी होती है, नियरली सेम साइज। नियरली। लैंथेनम के बाद याद रखिएगा किसके बाद, यहाँ पे देखिए स्कैंडियम, एटेरियम और लैंथेनम में, तो लैंथेनम का सबसे बड़ा, फिर एटेरियम का, और फिर स्कैंडियम का सबसे छोटा। लेकिन जब लैंथेनम के बाद आप किसका चेक करोगे, जिरकोनियम और हैफनम में, या नियोबियम या पेटेंटलम का, या मोलिब्डेनम और टंगस्टन में, जब आप एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, या फिर टेक्नीशियम या रेनियम है, इनकी जो एटॉमिक साइज है वो नियरली सेम होती है। क्या, नियरली सेम का मतलब कि अगर टेक्नीशियम की मान लीजिए कि 201 पिकोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 202 या फिर 203 या 204 पिकोमीटर, यानी कि नियरली क्या हो रहा है, ये सेम हो रहा है। तो मान लीजिए कि कायदे से साइज तो आपकी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइज बढ़ता नहीं है। उसका रीजन क्या है, वो यहाँ पर लिख लीजिए, ड्यू टू, हाँ हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है, एफ एफ और इसके आने से जो साइज डिक्रीज हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो एफ की जाएगा, श्रेणी। हाँ, फोर चिल्ड्रन ड्यू टू फैक्टर। एफ, और ड्यू टू आप ऐसे बोल सकते हो, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनका जो साइज है वो नियरली सेम हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि भाई ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेंथेनाइट के बाद 57 से 71 में क्या 14 एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए आप लोग, यस सर। बाकी लोग, यस सर। हेलो। चलिए, सो उसको पहले आपको समझाता हूं कि भाई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या। ये देखिएगा, ये हमने पढ़ा था ना, तो इसी से रिलेटेड है। ऊपर अगर एक स्लाइड खाली हो तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, हमने क्या कहा कि दोस्तों ये रहा आपका न्यूक्लियस रहा, और 57 के बाद से आप देखोगे कि ये रहा आपका n-1, सॉरी n-2 एफ सबसेल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 4f सबसेल। क्या बोलोगे, 4f। और ये रहा आपका 6s। ठीक, हम किसकी, कौन से सेल की बात कर रहे हैं, देखिएगा यहां पर कहा गए, हम 5D सीरीज की बात कर रहे हैं ना, यानी कि 6s आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, 6s होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले सीरीज की बात कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप लोग,
कि भैया इसका जो साइज कायदे से क्या होना चाहिए था, 4D से 5D वालों की बड़ा होना चाहिए था। ये देखिए ये 4D है और ये 5D है, तो 5D वालों का बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बीच में 57 से 71 तक और इसके बाद से 72 से फिर शुरू हो जाता है अपना 5D सीरीज। तो ये जो 14 एलिमेंट आता है ना, इसका क्यों नहीं होता वो रीजन समझिएगा कि भैया साइज क्यों एग्जैक्टली इक्वल रहती है, ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई जो 4f इलेक्ट्रॉन है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन, क्या यार ये, हाँ मैं एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेनेशन के लिए समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 6s में आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक और इलेक्ट्रॉन है, और वो जो 14 इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली ऐड होगा, तो मान लीजिए कि एक 14f इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो साथ में यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग पावर जो है एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर पी का होता है, फिर डी का होता है और फिर एफ का, लेकिन सबसे पुअर शील्डिंग पावर क्या हो रहा है? एफ का है। ठीक है, अब जब सबसे पुअर है तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया जो साइज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज में आप देखोगे ना कि ये किसके होता है? जेड इफेक्टिव के। अगर जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा तो मेरा जो साइज होगी उतना कम होगा। इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या? भाई यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन और पास आ जाएगा न्यूक्लियस के, तो साइज मेरी क्या हो गई? घट गई। यानी कि यहाँ पे देखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो साइज आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। अब यही कहना है कि जो 4f है यहाँ पर, इसका पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर 4f में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक प्रोटॉन भी ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक और प्रोटॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो एक प्रोटॉन और ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो एक प्रोटॉन और ऐड हुआ। ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप लोग। यस सर। तो यहाँ पर 14 प्रोटॉन भी ऐड होगा। और अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो ये एफ में जा रहा है, एफ क्या हो रहा है? पुअर स्क्रीनिंग पावर है, पुअर स्क्रीनिंग पावर है, लेकिन साथ में ये तो देखिए कि यहाँ पर 14 जो प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं ये तो पुअर नहीं है, ये पुअर ही नहीं है। तो अब इनमें क्या होगा? 14 प्रोटॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा लगेगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? यस सर। चलिए, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन श्रिंक करके ये साइज क्या हो जाएगी आपकी? इधर घट के आ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए था ना, इस वाले रो पे, इस वाले पे, वो घट के कहाँ आने लगेंगे? इधर आके कहीं इनका ऑर्बिट नीचे हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन था उस पे चार्ज ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो नीचे आ रहे हैं। क्या हो रहा है? आपकी साइज क्या हो रही है दोस्तों? डिक्रीज कर रही है। लेकिन साथ में एक और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या कहने वाला हूं, और सॉरी ऊपर जाना चाहिए मुझे, यस, हाँ ये रहा, यहीं पे बात कर रहे थे ना। एक बात बताइए इस वाले में कि आप कहाँ जा रहे हो? इरेज करने दो, इरेज करने दो, इरेज करने दो, ठीक है। एक बात बताइए आप लोग, 4D से कहाँ जा रहे हो आप लोग? 5D में। तो अब एक बात बताइए, 4 और 5 क्या एक सेल का बढ़ रहा है, कि नहीं बढ़ रहा? यस सर। तो एक सेल इधर क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, 4 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 5 में जा रहे हैं। तो एक सेल मेरा बढ़ेगा तो कायदे से मेरा साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीजेस। ये तो पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वहां पे जब ये 14 एलिमेंट, ये वाले कौन से? ये वाले जो 14 एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव। क्या ये इंक्रीज कर रहा है? तो मेरा साइज जो है डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ठीक है,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एक तरफ मेरा जो है 4 से 5th सेल पे जा रहे हैं तो साइज मेरी इंक्रीज होनी चाहिए, और जब 4 से 5th में जा रहे हैं तो 14F एलिमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक फैक्टर आपका साइज बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर साइज आपका घटा रहा है, तो उस केस में क्या मेरी साइज इक्वल नहीं रह जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एग्जैक्टली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलोगे, जो 14F इलेक्ट्रॉन F एलिमेंट आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि भैया एक फैक्टर जो है 4 से 5th सेल में जाओगे तो साइज बढ़नी चाहिए, और 14F एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आपका साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटनी चाहिए। तो ये दोनों कंपनसेट कर दे रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि भैया ये जो है ना 4D एलिमेंट और जो 5D एलिमेंट्स है इनकी साइज क्या होती है, नियरली सेम होती है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Sir. चलिए, बहुत सही, बहुत सही। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं Z इफेक्टिव की बात करता हूं, तो क्या 5D वालों का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, फिर 4D, और फिर क्या हो जाएगा आपका 3D होगा कि नहीं होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 14F की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। क्या एटॉमिक, एक और स्लाइड चाहिए था मुझे, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। टाइम हो गया क्या आज? ओह, हो गया सर, हो गया। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। यस ओके सर। सर।